शुरू कर। देखो, हमारी जो असफलता होती है वह तो यह सिद्ध करती है कि हमने प्रयास पूरे मन से नहीं किया। और आपकी जो प्रतिभा होती है वो आपको शीर्ष तक पहुंचाती है, लेकिन आपका व्यवहार सिद्ध करता है कि आप वहां कब तक रुकेंगे। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, आज की जो अपडेट है बहुत अच्छी अपडेट है, बहुत अच्छी वीडियो है। ये मेरा खुद का विश्लेषण है, एनालिसिस है। आज की जो अपडेट है, DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो दिल्ली में एग्जाम कंडक्ट करवाती है, एक ऐसी संस्था है जो MCD हो, NDMC हो, DOE हो, तो उनके जो भी जब वो DSSB को रिक्विजेशन भेजते हैं कितने पद हमारे रिक्त हैं, तो ये एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली एक संस्था है। तो इस पर हम डिस्कस करेंगे कि फिलहाल वर्तमान में जो JBT PRT के जो एग्जाम चले हुए हैं, तो बच्चों में थोड़ा सा कहीं न कहीं ये संशय होता है कि भाई क्या मेरा जो स्कोर है वो सेफ है, कितना लगभग जो स्कोर है वो सेफ रहेगा। पहले जो भर्ती हुई थी PRT की, उसमें क्या स्कोर था, कितने बच्चे एग्जाम में पहुंच रहे हैं, अटेंडेंस कितनी है। या फिर हम बात करें कि आगे जो एग्जाम बचे हुए हैं उनमें हमारी जो स्ट्रेटजी है वो क्या रहनी रहनी चाहिए। कट ऑफ जो है वो कम होने के क्या चांस है, और किस कारण से कट ऑफ जो है वो कम होगी। तो इसी पर हम बिल्कुल संक्षिप्त में चर्चा करेंगे, बिल्कुल सकारात्मक पॉजिटिव चर्चा करेंगे। ठीक है। तो बहुत लंबे समय से जो साथी हैं, जो भावी अध्यापक हैं, जो बच्चे हैं, बहुत लंबे समय से इंतजार किया। 2021 में शायद ये PRT की भर्ती हुई थी। उसके बाद में अब फिलहाल जो एग्ज़ाम चले हुए हैं, तो ऑलरेडी बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो और एज भी हो चुके हैं। बहुत से ऐसे भी हैं जो लगातार प्रयासरत हैं किसी दूसरे प्रकार के संस्थान में, प्राइवेट विद्यालयों में, या फिर कोई गेस्ट टीचर, या फिर कोई SSA के तहत कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। तो बहुत से अध्यापक जो ऑलरेडी कार्यरत हैं, और वो लगातार इस नियमित भर्ती का प्रयास कर रहे थे। तो आखिर अब फिलहाल एग्जाम चल रहे हैं, तो बहुत से ऐसे भी साथी हैं जिनने एग्जाम दे दिया है। तो उसी के ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि जो कट ऑफ जो होती है, कट ऑफ जो होती है, कट ऑफ में चार पांच जो कारक हैं वो प्रभावित करते हैं कट ऑफ को। भाई बात करें तो अटेंडेंस कितनी है, ठीक है, अटेंडेंस कितनी है। उसके बाद यदि मैं बात करूं तो पेपर का लेवल कैसा था, कंपटीशन कितना है। तो ये पांच छह चीजें ऐसी हैं, कंपटीशन कितना था। और उसके बाद जब हम बात करें हैं कि नेगेटिव मार्किंग का भी बहुत ज़्यादा इस पर इफेक्ट होता है। नेगेटिव मार्किंग तो DSSB के हर एग्जाम में होता है 0.25, यानी कि यदि आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 मार्क्स आपका डिडक्ट होता है। तो ऐसे बहुत से चार पांच कारण होते हैं, बहुत से तो नहीं लेकिन चार पांच ऐसे कारण हैं जिन पर ये जो आपकी कट ऑफ है ये डिपेंड करती है। तो सबसे पहले अटेंडेंस जो है, अटेंडेंस है, जहां तक मैं समझता हूँ लगभग 45% जो कैंडिडेट हैं वो ये वहाँ अपीयर हो रहे हैं। 45% की बात करें, 45 या ज़्यादा से ज़्यादा 46 47 लगाओ। ठीक है, हो सकता है कम भी हो, 44 43% भी हो सकते हैं कुछ एक एग्जाम में। तो क्योंकि ये जो DSSB जो दिल्ली सेंट्रल लेवल की जो भर्ती होती है, इसमें सभी को पता है कि सभी स्टेट इंक्लूड, कोई भी किसी भी स्टेट का कैंडिडेट जो है फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो जब एक तो नज़दीक एग्जाम देते हैं, तो चाहिए तैयारी हमारी कम भी है, तो थोड़ा सा ये देखने के लिए एग्जाम देने जाते हैं कि भाई आगे भविष्य में थोड़ा सा अनुभव मिलेगा, कैसा किस लेवल का एग्जाम होता है। ठीक है, तो आगे हमें इसका फायदा मिलेगा, तो वो एग्जाम देने चले जाते हैं। जब दूर से जब दूसरे प्रकार के जो स्टेट है, जब बिना तैयारी वाले कैंडिडेट वहाँ बहुत कम जाते हैं, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो भी बिना तैयारी तो वो एग्जाम देने नहीं जाते। तो इस यही कारण है कि यहाँ जो आपकी अटेंडेंस है वो कम रहती है हमेशा DSSB में। लेवल जो है, लेवल जो है, लेवल मैंने पहले भी बताया था। देखो, लेवल इजी होता है, मॉडरेट होता है, डिफिकल्ट होता है। तो कोई क्वेश्चन सरल और कठिन की तो परिभाषा मेरे अनुसार तो ये होती है कि भाई कोई चीज़ हमें आती है, हमने उसमें कितना समय दिया है, तो वो चीज़ हमारे लिए आसान है। या फिर हमने उस क्षेत्र में, उस दिशा में प्रयास ही नहीं किया, या कोई टॉपिक हमने छोड़ ही दिया, तो वो चीज़ कितना भी आसान है जब भी वो डिफिकल्टी होता है। तो कठिन है, सरल है, ये तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कोई चीज़ हमने तैयार की है तो हमारे लिए बिल्कुल ईजी है।
और जो हमने तैयारी नहीं की तो वो चाहे कितने भी आसान चीज है, वो किसी दूसरे के लिए आसान है, हमारे लिए डिफिकल्ट है। तो हालांकि पेपर का जो लेवल है डीएसएसबी में हमेशा से मॉडरेट टू होता है, जैसे मॉडरेट टू हार्ड होता है, यानी कि एवरेज से लेके थोड़ा सा कठिन की। हालांकि इजी क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा नहीं कि भाई सारे हार्ड ही होते हैं या मॉडरेट ही होते हैं, इजी भी होते हैं। लेकिन जहां तक टू की बात करते हैं तो टू का मतलब होता है मॉडरेट टू हार्ड। लगभग फिलहाल जो भी एग्जाम से वो किसी भी संस्था द्वारा, एचएसएससी हो, एचपीएससी हो, डीएसएसबी हो, केवीएस हो, तो लगभग लेवल जो होता है मॉडरेट टू हार्ड होता है। और बच्चे इसके लिए अपने आप की प्रिपेयर भी करते हैं कि भाई थोड़ा सा क्या कंपटीशन के हिसाब से वो थोड़ा सा अच्छे लेवल पे भी जाते हैं, थोड़ा सा डीपली भी तैयारी करते हैं। कंपटीशन 1180 वैकेंसीज हैं, ठीक है, 1180 वैकेंसीज हैं, 1 लाख कुछ मेरे ख्याल से, शायद 1.5 लाख के लगभग फॉर्म भरे गए हैं, एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते। लेकिन कंपटीशन हमेशा ही हार्ड होता है। देखो, कंपटीशन हमेशा ही हार्ड होता है, इसमें नो डाउट, क्योंकि सभी बच्चे बड़े संजीदा होकर, गंभीर होकर तैयारी करते हैं, तो लगभग तैयारी बराबर होती है। कट ऑफ 1 2 3 नंबर तक ही निर्धारित होती है, ठीक है। कट ऑफ जैसे मान लीजिए 200 नंबर का एग्जाम है, पहला जो एग्जाम है वो कॉमन एग्जाम है 100 नंबर का, सभी को पता है क्योंकि आपने एग्जाम दिया है। दूसरे में सीडीपी होती है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी होती है, 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। तो उस हिसाब से बच्चे आजकल जो बेरोजगारी है उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं बड़े सीरियस हैं, क्योंकि नौकरी एक बहुत अनिवार्य कंडीशन हो गई जीवन जीने के लिए, सभी को पता है। इसमें ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे। तो कंपटीशन की जब हम कट ऑफ की बात करते हैं तो कट ऑफ देखो, सभी की कट ऑफ अपने अपने दृष्टिकोण से अलग अलग होती है, सभी के सोचने का तरीका अलग होता है। सभी सभी संसार के सभी बच्चे जीनियस होते हैं, सभी अपने अपनी प्रतिभाओं में, क्षमताओं में दक्ष होते हैं, पारंगत होते हैं। तो सभी अपने हिसाब से जो कट ऑफ बनाते हैं, जरूरी नहीं कि भाई कट ऑफ जो इसमें कोई मेथड लगता है, कोई कुछ सीखना पड़ता है। वो किसके पास कितना अनुभव है, कौन कितना उस दिशा में प्रयास कर रहा है, या फिर कह सकते हैं कितना उसने अध्ययन किया है, उस हिसाब से कट ऑफ निर्धारित होती है। देखो, मैं खुद भी डीएसएसबी में 2010 की जो भर्ती थी उसमें डायरेक्ट पीजीटी लेक्चरर लग गया था। तो फिलहाल मैं वहाँ कार्यरत हूँ दिल्ली में ही डीएसएसबी के तहत। तो मैं लगभग जितने भी एग्जाम हैं, जितने भी पेपर हैं, कट ऑफ है, लगभग मैं देखता रहता हूँ। और जाहिर सी बात है, जब मैं वीडियो भी बनाता हूँ तो कहीं न कहीं मैं देखना मेरे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ जो आपकी कट ऑफ है, यहाँ जो कट ऑफ है जर्नल जो है, जर्नल जर्नल में जिसके 155 प्लस नंबर बनते हैं तो लगभग वो सेफ जोन में है, ठीक है। जिसके 155 प्लस नंबर बनते हैं वो लगभग सेफ जोन में है, ठीक है। और यदि यहाँ मैं ओबीसी की बात करता हूँ, देखो ओबीसी की बात करता हूँ, यदि मैं ईडब्ल्यूएस की बात करता हूँ, तो यहाँ लगभग 150 प्लस नंबर जिसके बनते हैं। देखो, ओबीसी ओबीसी उनको फायदा है जो दिल्ली की ओबीसी जिसके पास है। हालांकि ओबीसी दिल्ली की भी एक कंडीशन है कि यदि 1993 से 1993 या उसके बाद से उसके पहले से जिसके अभिभावक दिल्ली में रहते हैं या खुद कैंडिडेट दिल्ली में है 1993 या उससे पहले से, उसके बाद वो ओबीसी बना सकता है। इस तरह की कंडीशन होती है दिल्ली में। बाकी ओबीसी जनरल में काउंट होता है। और जो एससी एसटी है या ईडब्ल्यूएस है वो किसी भी स्टेट का हो, वो दिल्ली में काउंट किया जाता है। और बाकी एस सी एस टी जो है, ये इसकी कंडीशन नहीं होती है, वो चीज कभी भी दिल्ली का पार्टिकुलर किसी भी स्टेट का हो तो वो एस सी एस टी दिल्ली में भी एस सी एस टी रहता है। और ईडब्ल्यू एस की भी कंडीशन यही होती है। तो लगभग यहाँ भी आप मान सकते हो कि लगभग 145 प्लस तक नंबर जिसके बनते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। नेगेटिव मार्किंग में क्या होता है कि जब 4 ऑप्शन होते हैं तो 2 ऑप्शन, यदि यदि 2 ऑप्शन तो है ही नहीं, क्योंकि हमारी तैयारी पे डिपेंड करता है कि हम 4 ऑप्शन में से 2 छांट सकते हैं या 3 छांट सकते हैं। तो वो प्रोबेबिलिटी उसी हिसाब से जो है, प्रायिकता है उसी हिसाब से बढ़ जाती है। तो यहाँ यहाँ जो है फिलहाल का जो एनालिसिस है, बाकी पेपर जो बचे हुए हैं, जो अब तक पेपर हो चुके हैं, उसका एनालिसिस ये है कि ये स्कोर आपका बेस्ट स्कोर है, ठीक है। हालांकि जो नॉर्मलाइजेशन होती है वो परसेंटाइल जिसको हम बोलते हैं, परसेंटाइल जो नॉर्मलाइजेशन होती है उसके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे जैसे जाहिर सी बात है, एक पेपर कई शिफ्टों में है तो एक सेम तो पेपर नहीं बन सकता, चाहिए वो 2 भी शिफ्टों में है तो भी उसका स्तर अलग अलग मिलेगा,
किसी का थोड़ा सा मॉडरेट मिलेगा, थोड़ा सा इजी मिलेगा। तो यहाँ यहाँ जो नॉर्मलाइजेशन होता है, जैसे मान लीजिए 2 शिफ्ट है, तो इसमें एक तो नॉर्मलाइजेशन सबको बराबर नहीं होता है भाई। पूरी शिफ्ट कोई 6 नंबर नहीं बढ़ते हैं, पूरी शिफ्ट कोई 5 नंबर नहीं बढ़ते हैं। परसेंटाइल का मतलब होता है कि जो क्वेश्चन आसान है उसका नंबर कटेगा, यदि आसान शिफ्ट है, और आसान क्वेश्चन गलत है तो वो नंबर कटेगा। हार्ड शिफ्ट है, हार्ड शिफ्ट है और उसमें हार्ड क्वेश्चन यदि गलत है तो नंबर मिलेगा। तो किसी, यहाँ जो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है परसेंटाइल के हिसाब से, किसी के 5 से 6 नंबर बढ़ने हैं, किसी के 5 से 6 नंबर घटने हैं, किसी के यानी कि 3 से 6 का रेशो होता है। यानी कि किसी के 3 नंबर घट गए, 3 बढ़ गए, 4 घट गए, 4 बढ़ गए, ऐसे 3 से 6 नंबर तक का ये क्राइटेरिया होता है लगभग। इस पेपर का जो हम इसका लेवल देखते हैं, तो इसमें आपका फर्क जो पड़ेगा 3 से 6 नंबर का पड़ेगा। लगभग तो पेपर सेम से ही है, ठीक है। क्योंकि किसी की सीडीपी कमजोर है, किसी की इंग्लिश कमजोर है, किसी का मैथ कमजोर है। जो आर्ट का स्टूडेंट है उसका मैथ रीजनिंग कमजोर होता है। जो साइंस स्ट्रीम का बच्चा होता है उसकी हिंदी जीके ये इंग्लिश भी कमजोर होती है। सीडीपी जो है वो लगभग उसमें बच्चे बराबर से होते हैं। सीडीपी तो खुद के उस पर अध्ययन से, खुद खुद के अध्ययन से आप कितना उसको पॉजिटिव सोचते हैं, आप आंसर के कितने नजदीक पहुंचते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट जो पेडागोजी होती है, ठीक है। और 3 मैं आपको बताता हूँ आपकी बेस्ट स्ट्रेटेजी, बहुत ही बेस्ट बात आपको बताता हूँ। कोई भी एग्जाम, दुनिया का कैसा भी एग्जाम हो, बड़ा हो, चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो, ठीक है, चाहे वो क्लर्क का एग्जाम हो, चाहे वो डी ग्रुप का हो, चाहे अध्यापक का हो, सभी में एक कॉमन बात होती है कि 3 मुख्य पॉइंट होते हैं। और देखो, सिलेक्शन वही लेता है जो इन 3 मुख्य बातों में ध्यान देता है। 3 मुख्य बातें मैं आज आपको बताता हूँ। 3 मुख्य बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे आगे भविष्य में जब भी कभी एग्जाम में जाओ आप, तो केवल ये मेरे अनुसार ये 3 बातें यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाता है। सबसे पहला जो पॉइंट है, आपको टाइम मैनेज करना है, ठीक है। यदि जो भी समय का प्रबंधन करता है, टाइम मैनेज करता है, उसका स्कोर अच्छा होता है। पहला पॉइंट टाइम मैनेज आपका होना चाहिए। दूसरा पॉइंट जो है, आपको कंसंट्रेट होना है एग्जाम में, दाएं बाएं ना देख करके पूरा फोकस केवल एग्जाम पे। अर्जुन की तरह जब चिड़िया की केवल आंख दिखाई देंगी तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा, आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा। पहली बात, आपको टाइम मैनेज करना है। दूसरी बात, दूसरी बात जो है वो आपको क्या करना है, बिल्कुल एकाग्रचित होकर, कंसंट्रेट होकर, पेपर पर केंद्रित होकर, पूरा फोकस, पूरा ध्यान आप एग्जाम पे यदि लगाते हैं तो लगभग लगभग आपका कंफ्यूजन पेपर में नहीं रहता है। जितना कंसंट्रेट होगे उतना ही कंफ्यूजन दूर होता है। और पेपर में असफलता का कारण ही कंफ्यूजन है, संदेह होना। ऑप्शन ये हो सकता है, ये हो सकता है। एक प्रज्ञा इंद्रिय होती है, छठी इंद्रिय, जो हमें बताती है कि आंसर ये ठीक है। लेकिन वो प्रज्ञा इंद्रिय, सिक्स सेंस, जब बोलती है, जब हम पूरा कंसंट्रेट होते हैं, एकाग्रचित होते हैं। और जो तीसरा जो मुख्य कारण है, ये हमेशा याद रखना, ईगो हर्ट होती है हमारी एग्जाम में। ईगो हर्ट का मतलब क्या होता है? ईगो हर्ट का मतलब ये होता है कि रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है, हमें आता है, हमने तैयारी की, वो टॉपिक हमारा तैयार है, कोई रीजनिंग में सीरीज आ गई, तो हम, हमारे दिमाग में क्या आता है कि ये तो बड़ा आसान है, मेरे मेरे को समझ में नहीं आ रही। फिर के हम, हमारा पूरा ध्यान उस सीरीज पे चला जाता है। कोई मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, कोई मैथ का नॉर्मल क्वेश्चन है, हमें आता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हम जब निकालते हैं तो ऑप्शन में नहीं आता वो आंसर। तो वो हमारी ईगो हर्ट है। हम उसको करने का प्रयास करते हैं, बार बार प्रयत्न करते हैं कि ये तो मुझे आता था, अब नहीं निकल रहा। फिर 2 4 क्वेश्चन करने के बाद वापस फिर उसी क्वेश्चन पर, ये ईगो हर्ट होती है। तो ईगो हर्ट नहीं होनी चाहिए कंपटीशन में। समय जाया ना नहीं करना है। क्वेश्चन जो नहीं आता उसको ऐसे कर सकते हैं, उसको ऐसे 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 गोल कर लो कि जब भी समय मिलेगा इसको दोबारा फिर देखेंगे। उससे पहले आपको पहले पूरा एग्जाम पे, पूरा पेपर जो है वो पहले लास्ट तक करना है। जितने क्वेश्चन, 10 15 20 क्वेश्चन, उनको ऐसे करते चलो। यानी कि टाइम पर मैनेज करना है, तुम ऐसे करते चलो। उसको बाद में जब आपके पास 15 मिनट शेष हैं, 15 ही क्वेश्चन जब आपके इस तरह के आपने छोड़े हुए हैं, तो वो फिर आपको पता होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपने छोड़ रखे। एक 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 यदि 2 पेपर है, पहला पेपर कॉमन है, दूसरा आपका सीडीपी का है, तो जब आप पहला पेपर आप सबमिट करते हैं और दूसरा पेपर जब आप करते हैं, जब आप सीडीपी करते हैं, तो वो वापस उसको नहीं खोल सकते, ठीक है। तो उसको पहले कंप्लीट करके सबमिट करें, उसके बाद सीडीपी।
तो कहने का मेरा मतलब है कि ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। टाइम मैनेज करना है, कंसंट्रेट होना है, और आपका जो ईगो है वो हर्ट नहीं होना चाहिए। जो नहीं आता वो नहीं आता, बाद में देखेंगे, समय मिलेगा, तो वहां टाइम खराब नहीं करना आपको। तो सभी बच्चों को, साथियों को बेस्ट ऑफ लक। जो भी साथी नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद, सभी को राम राम।